नमस्कार दोस्तों, मैं नरसिंह पटेल आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस चैनल पर आपको केमिस्ट्री बहुत सरल तरीके से और बहुत ही सटीक तरीके से पढ़ाया जाता है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने DU फंक्शनल ग्रुप और होमोलॉगस सीरीज़ का जनरल फार्मूला निकालना सीख गए थे। आज हम लोग कुछ अलग कॉन्सेप्ट के बारे में, छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे और आप अपना नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाते रहिए और रिवीजन आप करते रहिए। तो ठीक है, चलते हैं, बिना देरी किए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे सिग्मा बॉन्ड का कैलकुलेशन करना। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया रहे आपको तो उसमें आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालेंगे। तो हम लोग सीखेंगे सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेशन। बहुत ही सरल टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, आपको एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोगों ने 11th में शायद केमिकल बॉन्डिंग में इससे टफ क्वेश्चन किए होंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग बहुत ही सरल क्वेश्चन करेंगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से जो इम्पॉर्टेंट है। और उसके अलावा हम लोग ज़्यादा टफ क्वेश्चन यहाँ पे नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन द कंपाउंड, या नंबर ऑफ एटम न कहकर हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टोटल एटम, नंबर ऑफ total atoms in the compound प्लस नंबर ऑफ रिंग, यानी कि उस कंपाउंड में रिंग कितना है अर्थात साइकिल कितना है, और उसमें से हम घटा देंगे -1। अगर रिंग रहेगा तो एक रिंग का जोड़ेंगे, जितना रिंग रहेगा उतना जोड़ेंगे, और रिंग रहे या न रहे एक हमको घटाना है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग पहला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये कोई कंपाउंड है, तो देखिए ये बॉन्ड लाइन फार्मूला आपको दिया गया है। आपको पता है कि बॉन्ड लाइन फार्मूले में जितने भी कॉर्नर्स हैं, जितने भी कॉर्नर्स है, जैसे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये सारे कॉर्नर्स हैं, और प्रत्येक कॉर्नर्स पे कार्बन होते हैं। तो कितना कार्बन हो गया? 1 2 3 4 और 5। तो कार्बन हो गया आपका, कार्बन हो गया 5। और हाइड्रोजन कितना होगा? देखिए अब कार्बन की वैलेंसी आपको पता है 4 होता है, तो 3 यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, 2 यहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे होगा, और 2 यहाँ पे 3 होगा। तो यहाँ 3 और 3 6, और 6 2 8, 2 10 और 2 12, यानी कि हाइड्रोजन हो जाएगा 12। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो कंपाउंड यहाँ इतना ये बॉन्ड लाइन लिखा गया है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा C5H12। तो इस फार्मूले को लगा दीजिए। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, टोटल नंबर ऑफ टोटल एटम्स इन द कंपाउंड प्लस नंबर ऑफ रिंग -1। तो यहाँ पे देखिए रिंग नहीं है, रिंग को हम लोग 0 मान लेंगे। तो क्या आ जाएगा? कार्बन 5 और हाइड्रोजन 12 और 5 17 प्लस रिंग कितना है? ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है तो रिंग इसमें 0 है, तो ये रहा 0 -1। तो ये कितना आ गया? 17 में से ये घटा देंगे तो ये आ गया 16। यानी कि इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना आएगा? ये आएगा 16। आपको अलग अलग कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये इस कंपाउंड में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आ गया 16। आप चाहे तो इसको गिन कर भी दे सकते हैं। जैसे देखिए अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाएं तो CH3 CH2, फिर क्या है? CH2 CH3 CH2 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 और फिर क्या है? CH2।
अब आप देख लीजिए कि अगर कोई सिंगल बॉन्ड होता है तो केवल सिग्मा बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो देखिए 16 सिग्मा बॉन्ड यहाँ से आ रहा है और 16 सिग्मा बॉन्ड यहाँ से भी हम लोग फार्मूले से भी कैलकुलेट करके निकाले थे, दोनों सेम आ रहा है। तो ये आपको एग्ज़ाम में ऐसे अगर पहली बात तो ये पूछेगा नहीं, और दूसरे के अगर पूछ भी लेता है तो आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के नहीं करना है, आपको सीधा सीधा फार्मूला लगाना है और इसको कैलकुलेट करना है। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये आपका एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि ये रहा, सेकंड एग्जांपल है, ये आपका सेकंड एग्जांपल है। तो देखिए ये क्या है, ये बेंजीन है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना होता है, C6H6 होता है। अब वही हमारा फार्मूला हो गया कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्लस नंबर ऑफ रिंग माइनस 1। तो देखिए निकाल लीजिए, सिग्मा बॉन्ड बराबर सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना है, 6 कार्बन है 6 हाइड्रोजन है, तो ये हो गया 6 + 6 यानी कि ये 12 हो गया। रिंग कितना है इसमें, रिंग है, रिंग देखिए रिंग 1 आ गया इसमें और 1 इसमें से घटा देंगे तो ये हो गया 12। इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना आ गया, 12। इसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं इस कंपाउंड में, हाँ इस कंपाउंड का सिग्मा बॉन्ड चेक करना है कितना आया। तो एक तो या तो आप डायरेक्ट देख लीजिए कि हर कार्बन से कॉर्नर्स पे कार्बन है और हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, सिवाय हाइड्रोजन है सिवाय इन दोनों कार्बन को छोड़ के। और आप डायरेक्ट इसको फार्मूले से कर सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको आना चाहिए। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कार्बन हो गया 10 और केवल ये 2 कार्बन है, इनके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो यानी हो गया H8। तो बस, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना आ जाएगा, सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू, यह आएगा 10 और 8 18। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया 18 माइनस रिंग कितना है, रिंग आपको घटाना है तो रिंग हो गया 2 और अच्छा 1 सेकेंड, आपको यहाँ पे प्लस करना है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और प्लस रिंग करना है। यहाँ देखिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द कंपाउंड और प्लस नंबर ऑफ रिंग और -1 घटाना है। तो रिंग को जोड़ना है तो हम यहाँ पर जोड़ दिए और -1, तो कितना आ गया 18 और 2 20 में से 1 घटा देंगे तो कितना आया 19 आ गया। तो ये रहा सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेशन का। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगर हम बात करें C2CN का होल 4, C2CN का होल 4, ये क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है और एकदम सरल क्वेश्चन है। आप उसी मॉलिक्यूलर फार्मूले वाले फार्मूले से करिए तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना आ जाएगा, आप कैलकुलेट करके बताइए कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या आएगा। तो देखिए कार्बन 2 है और यहाँ पर 4 कार्बन और 4 नाइट्रोजन, तो 4 4 8 और 2 10। टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गया 10। ये मॉलिक्यूल रिंग नहीं रखता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है इसका, यानी कि 0 -1, ये आ जाएगा 9, यानी कि सिग्मा बॉन्ड आ गया यहाँ पे आपका 9। आप इसको स्ट्रक्चर से भी कर सकते हैं, जैसे इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे CN है, आप जानते हैं CN में C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है और यहाँ भी C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होगा, C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो बस आप कैलकुलेट कर लीजिए, अगर कोई सिंगल बॉन्ड होता है तो केवल क्या होता है, केवल सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर कोई डबल बॉन्ड आ गया
तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई, और कोई ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा होगा और 2 पाई होगा। तो यहाँ पर देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, या सिग्मा एक पाई, और सिंगल है तो एक सिग्मा सिग्मा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4, इसमें एक सिग्मा होगा, 5 6 7 8 और एक 9, तो यही 9 यहाँ से भी आया था। तो ये हम लोग सीखे हैं कि कैसे सिग्मा बॉन्ड को हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। एग्ज़ाम में कई बार ये पूछ देता है और डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे निकलेगा, और अदरवाइज़ फिर हम लोग एग्ज़ाम में परेशान होते हैं। जो 10 सेकेंड 15 सेकेंड का क्वेश्चन होता है उसके लिए हम लोग 5 मिनट 7 मिनट परेशान होते हैं और फिर बाद में हमारा टाइम कम पड़ जाता है पेपर पढ़ने के लिए। तो चलिए आगे हम लोग मूव करते हैं। अब देखिए हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप पहचानना सीख लिया है, और फंक्शनल ग्रुप का आज हम लोग सीखेंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्राथमिक है, कौन सा सेकेंडरी है। प्राथमिक मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक, और टर्शियरी मतलब तृतीयक। यानी कि सीखेंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी है, सेकेंडरी है, या टर्शियरी है, या क्वाटरनरी है। तो आइए देखते हैं। जैसे आप मुझे बताइए कि एक होता है CH3OH, एक है CH3CH2OH, और दूसरे हो गए CH3CH3CHOH, और ये हो गया CH3OH। और एक बात अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे सभी है। तो कौन सा एल्कोहल प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, और कौन सा टर्शियरी हम कैसे पता करेंगे? तो सिंपल बात है कि जैसे मान लीजिए कि एल्कोहल, आप ऐसा समझिए कि एल्कोहल जिस कार्बन से अटैच्ड है, आप ये देखिए कि वह कार्बन कितने और कार्बन से अटैच्ड है। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमको इस एल्कोहल का डिग्री चेक करना है कि कितने डिग्री का है। तो हमको ये देखना है कि ये एल्कोहल जिस कार्बन से अटैच्ड है, यह कार्बन कितने और कार्बन से अटैच्ड है। जितने और कार्बन से अटैच्ड होगा उतना इसका डिग्री हो जाएगा। तो ये होगा, देखिए ये जो कार्बन है कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1 2 3, तो ये होगा 3 डिग्री एल्कोहल। और इस 3 डिग्री एल्कोहल को एक और नाम दिया जाता है टर्शियरी एल्कोहल। टर्शियरी एल्कोहल, ठीक है। जिस तरीके से आपने यहाँ पर आपने देखा है, तो उसी तरीके से यहाँ पर देख लीजिए कि ये एल्कोहल, ये जो आपका एल्कोहल है, ये जिस कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन कितने और कार्बन से अटैच्ड है। तो देखिए 1 कार्बन से और 2 कार्बन से, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल, और इसी को बोलते हैं सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है। यहाँ आप चेक कर लीजिए कि एल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है, वह कार्बन कितने और कार्बन से अटैच्ड है। तो 1 कार्बन से अटैच्ड है तो होगा 1 डिग्री एल्कोहल, या इसी को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी एल्कोहल। अब देखिए यहाँ पे कि ये एल्कोहल जिस कार्बन से अटैच्ड है, कितने कार्बन से अटैच्ड है, किसी कार्बन से नहीं। तो इसे हम 0 डिग्री एल्कोहल नहीं बोलेंगे, क्योंकि 0 डिग्री एल्कोहल कोई होता नहीं है। तो इसको हम लोग सिंपली ये बोलेंगे, हम ये है मेथिल एल्कोहल, ठीक है। तो एक बात यहाँ पर आपने देखा कि OH जो फंक्शनल ग्रुप है, उसका डिग्री चेक करने के लिए हमने ये चेक किया कि OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, वह कार्बन कितने और कार्बन से अटैच्ड है। कहने का मतलब कि OH फंक्शनल ग्रुप का डिग्री हम लोग किससे चेक करते हैं, जिस कार्बन से वो अटैच्ड है ना। OH का अगर हमको डिग्री चेक करना है तो हमने उसके बगल वाले कार्बन का डिग्री चेक किया। लेकिन अगर हम किसी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की बात करें, जैसे मान लीजिए कि
CH3NH2, या हम बात करें CH3CH ये NH2, या हम बात करें कार्बन CH3NH2 ये 3 है। अब देखिए नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का डिग्री हम लोग नाइट्रोजन से ही चेक करते हैं। एग्जाम्पल ग्रुप में जैसे ये नाइट्रोजन का अगर डिग्री हमको चेक करना है, क्योंकि ये क्या है, ये एमीन है या इसको हम एमाइन भी बोल सकते हैं, तो इस नाइट्रोजन की डिग्री नाइट्रोजन से ही चेक करवा था। देखिए एल्कोहल का डिग्री हम लोग बगल वाले कार्बन से, जिस कार्बन से एल्कोहलिक ग्रुप अटैच था उससे चेक कर रहे थे, लेकिन एमीन का चूँकि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है ये, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का डिग्री हम लोग किससे चेक करेंगे, नाइट्रोजन से ही चेक करेंगे। तो ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से। ये नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे 1 डिग्री एमाइन। ये देखिए ये नाइट्रोजन केवल और केवल एक कार्बन से अटैच्ड है, तो ये भी क्या है, 1 डिग्री एमाइन। ये भी क्या है, 1 डिग्री एमाइन। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत सरल है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा आगे, इसी एमीन का ही हम लोग डिग्री देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये है CH3NH3, तो आप देखिए जो हमारा नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच्ड है, एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन है, तो 2 कार्बन से एक नाइट्रोजन अटैच्ड है, तो ये हुआ 2 डिग्री एमाइन, यानी कि सेकेंडरी एमाइन है, और इसी को आप लोग द्वितीयक एमाइन भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कार्बन CH3 ये तो वही बन गया। हम इसको अटैच कर रहे हैं नाइट्रोजन से, इसकी जगह पे हम लोग ले रहे हैं नाइट्रोजन। तो देखिए नाइट्रोजन 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये एकदम सिंपल सरल हो गया कि क्या है ये, 3 डिग्री एमाइन। अब एक बात आप लोग ध्यान हमेशा रखिएगा कि एल्कोहल जो भी हम लोगों ने देखा है, एल्कोहल चाहे 1 डिग्री एल्कोहल हो, चाहे मेथिल एल्कोहल हो, चाहे 2 डिग्री एल्कोहल हो और 3 डिग्री एल्कोहल हो, ये सभी लोग, सभी जितना था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये सभी ये सभी एल्कोहल ये एक ही फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करता है। फंक्शनल ग्रुप तो एक ही है, सेम होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग करता है। ये क्या है, बिलोंग्स टू सेम होमोलॉगस सीरीज। इनका डिग्री भले से अलग अलग है, लेकिन ये एक ही होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे ये प्राइमरी एमीन का अलग होमोलॉगस सीरीज होता है, सेकेंडरी एमीन का अलग होमोलॉगस सीरीज होता है, और टर्शियरी एमीन का अलग होमोलॉगस सीरीज होता है। कहने का मतलब कि प्राइमरी एमीन अलग फंक्शनल ग्रुप हुआ, सेकेंडरी एमीन अलग फंक्शनल ग्रुप हुआ, और टर्शियरी एमीन अलग फंक्शनल ग्रुप हुआ। भले से सब लोग एमीन हैं, लेकिन इनका फंक्शनल ग्रुप अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि ये अलग अलग होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए। चलिए इसी तरीके से हम लोग इसका नाइट्रोजन का और डिग्री चेक कर लेते हैं। जैसे आप एक नाम जानते होंगे एसिड एमाइड। एसिड
अमाइड। एसिड अमाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CONH2, ये होता है हमारा एसिड अमाइड। अब एसिड अमाइड में 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। जैसे CH3CONH2, ये हुआ CH3CONHCH3, CH3CONCH3CH3। सिंपल है। देखिए यहाँ नाइट्रोजन एक ही कार्बन से अटैच्ड है, नाइट्रोजन यहाँ पे एक ही कार्बन से अटैच्ड है तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री अमाइड। यहाँ पर नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच्ड है तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री अमाइड। और यहाँ पे नाइट्रोजन 3 कार्बन से अटैच्ड है तो हम बोलेंगे 3 डिग्री एमाइड। तो ये तो हुआ किसी फंक्शनल ग्रुप का हम लोग डिग्री कैसे पहचानते हैं। इसके अलावा हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको नोट कर लीजिए। और उसके बाद हम लोग आज ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा ये क्लास था, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स क्या होता है? जैसे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखते होंगे कि कंपाउंड के आगे लिखा होता है N, जैसे N ब्यूटेन, N पेंटेन, N हेक्सेन न। तो N का क्या मतलब होता है? N का मतलब होता है, अगर N लिखा रहता है तो इसका मतलब होता है नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स कि किसी कंपाउंड के सामने, जैसे मान लीजिए लिखा है N ब्यूटेन, तो N ब्यूटेन का मतलब होगा कि CH3CH2, चूँकि देखिए ब्यूट है और N लगा है तो कार्बन कितना होगा? 4 होगा, और N लगा है तो कोई भी डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। तो ये देखिए नॉर्मल ब्यूटेन है। नॉर्मल ब्यूटेन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी ब्रांच कोई भी नहीं है। देखिए ये एकदम सीधा सीधा स्ट्रेट चेन है ना। तो नॉर्मल का मतलब क्या होता है? ये डिनोट किया जाता है स्ट्रेट चेन को, ये डिनोट करता है स्ट्रेट चेन को। उसके बाद एक और कंपाउंड आप देखते होंगे, ये होता है आइसो। आइसो किसी के सामने आइसो लगा रहता है तो आइसो क्या मतलब होता है कि देखिए ये है आइसो, ये ग्रुप कहलाता है आइसो। यानी कि एक कार्बन 2 मिथिल ग्रुप से अगर अटैच्ड है तो उसको बोलेंगे आइसो। इसी प्रकार हम लोग एक और नाम है, बोलते हैं नियो। नियो क्या होता है? नियो होता है जब एक ही कार्बन से 3 अलग अलग मेथिल ग्रुप अटैच्ड हों, लेकिन उसके साथ साथ ये जो चौथा वैलेंसी है यह किसी कार्बन से अटैच्ड हो, यहाँ पर कोई कार्बन होगा, तब इस पूरे ग्रुप को बोलेंगे नियो। याद रखिएगा, अगर यहाँ पे कार्बन नहीं होगा तो ये कंपाउंड नियो नहीं होगा और किसी नाम से जाना जाएगा। लेकिन ये माफ़ कीजिएगा लेकिन ये चौथी वैलेंसी अगर कार्बन से अटैच्ड होगा तभी ये नियो होगा, ठीक है। तो ये नाम आप याद रखिएगा कि नॉर्मल का मतलब होता है स्ट्रेट चेन, आइसो का मतलब होता है एक कार्बन से 2 मेथिल ग्रुप अटैच्ड हो, और नियो का मतलब होता है एक कार्बन से 3 मेथिल ग्रुप अटैच्ड हैं लेकिन इसके साथ साथ एक और कार्बन एटम अटैच्ड है। अगर वो चौथी वैलेंसी कार्बन नहीं होगा तो नियो नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, आप अच्छे से एंजॉय किए होंगे। और मैं एक बार फिर से आपको कहूँगा कि आपको केवल रिवाइज करना है। आप रिवाइज अच्छे से करेंगे तो फिर सब्जेक्ट हमारे हाथ में होगा, अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर सब्जेक्ट हाथ से निकल जाएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं कल।
थैंक यू।